अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 2018 का सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का पेपर इंशाल्लाह सेक्शन बी के रीजनिंग कर लेंगे। पहला सवाल है कि वाई डू मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव द सेम सेक्स। तो ये वाला सवाल मैंने आपको करवाया था मॉडल पेपर 2021 के पेपर में। पीसी के जो रीजनिंग के सवाल थे 2021 के उस वीडियो में मैंने आपको एक करवाया था। सवाल ये था उसमें कि आइडेंटिकल ट्विंस सेम क्यों होते हैं जबकि फ्रेटर्नल क्यों नहीं होते हैं। तो उसमें फ्रेटर्नल का नहीं बताना, इसमें सिर्फ मोनोजाइगोटिक का बताएंगे। आप चाहें तो नोट्स उसमें से देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम नहीं है एक रीजनिंग का, आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होता है। 4 to 5 लाइन्स तो आप कम से कम लिखें रीजनिंग में। ये मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है सिर्फ थोड़ा सा बताने के लिए। बाकी आप उस वीडियो से नोट्स और बाकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर सुन सकते हैं। मैं ब्रीफ ये कर देती हूँ कि यही होता था कि एक स्पर्म था, एक ओवम था, उससे एक जाइगोट बना था। वो एक जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 ब्लास्टोमेयर्स बना लेता है। क्योंकि माइटोटिक डिवीजन है, यानी दोनों का जेनेटिक कॉन्टेंट इक्वली दोनों के अंदर गया है, दोनों ब्लास्टोमेयर के अंदर, जो कि आगे जाके अलग इंडिविजुअल्स के अंदर डेवलप हो जाएंगे, जो कि आइडेंटिकल ट्विंस कहलाएंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहलाएंगे। क्योंकि माइटोसिस हुई थी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है हाफ़ नहीं हुए, तो इसका मतलब ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स जो भी थे दोनों के अंदर वो एक जैसे इक्वली बराबर दोनों के अंदर चले गए थे। इसलिए इन लोगों का जेंडर भी सेम होता है, सारे फीचर्स जो होते हैं वो बिल्कुल कॉपी होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं। उसके बाद अगला सवाल था कि कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है एड्रिनल मेडुला से और उसको इमरजेंसी हार्मोन क्यों कह रहे थे। तो पहले आप हार्मोन का नाम बताएंगे कि वो होता था एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, और उसको क्यों कहते थे इमरजेंसी हार्मोन। इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेनेशन और नोट्स दोनों पीसी की जो रीजनिंग वाला पार्ट 2 की वीडियो है उसमें आपको मैं बता चुकी हूँ, दे चुकी हूँ। ब्रीफ ये कर देती हूँ क्योंकि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है एड्रिनल मेडुला, और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब डोमिनेट करता है जब बॉडी इमरजेंसी की कंडीशन में होती है, यानी तब बॉडी ने ऐसे रिस्पॉन्सेज जनरेट कराने होते हैं जिससे बॉडी फाइट और फ्लाइट की कंडीशन एग्जीक्यूट करे, या फाइट और फ्लाइट की कंडीशन जो होती है बॉडी के अंदर डेवलप करानी होती है। तो उसके लिए जो सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं उसमें से वन ऑफ देम वाज एपिनेफ्रिन, जो बॉडी की हार्ट बीट बढ़ाता है और दूसरे चेंजेस ला रहा था जो कि इमरजेंसी की कंडीशन में बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। इन सारी वजूहत की वजह से इसको इमरजेंसी हार्मोन कह रहे थे। बाकी उसके बाद फिर अगला सवाल था कि वाई इज आर्कियोप्टेरिक्स कंसिडर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो साइंटिस्ट ने एक फॉसिल उनको मिला, उन्होंने जब उसके फीचर्स निकाले तो वो उनको बर्ड जैसी लगी, ठीक है, यानी विंग्स वगैरह थे और उसके अलावा दूसरे फीचर्स होते हैं बर्ड की तरह थी, लेकिन उसकी कुछ फीचर्स ऐसी थी जो कि बर्ड में नहीं होती, वो रेप्टाइल्स में होती हैं। जैसे कि उसमें से आपने बतानी है कौन सी वो 2 होती है। एक तो होता है टीथ, ठीक है, टीथ का होना, और दूसरा जो होता है वो इस तरह की उनकी टेल थी कि उसमें 20 वर्टिब्रा प्रेजेंट है, यानी हड्डियों वाली इनकी एक पूंछ या दुम भी मौजूद थी, जो कि वर्टिब्रेट्स में होती है। बर्ड्स के अंदर इस तरह की कोई जो होती है टेल प्रेजेंट नहीं होती। तो बर्ड्स में क्या होती है, बर्ड्स में हमारे पास टीथ नहीं होते हैं, हमारे पास नहीं, बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते, उनके पास बीक होती है। बीक से वो डायरेक्ट जो होते हैं अपने प्रू को पिक करते हैं। लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके पास क्या होता है कि वो टीथ से जो होती है च्यूइंग कर सकते हैं, चबा सकते हैं। तो इस तरह का फीचर होना कि उनके पास विंग्स और क्लॉज भी हैं बर्ड्स की तरह, लेकिन उनके पास दांत भी थे, उनके पास टेल भी थी जिसके अंदर वर्टिब्रा भी थी। तो इस तरह के फीचर होने का मतलब ये हुआ कि हो सकता था कि वो पहले रेप्टाइल थे, सिर्फ ज़मीन पे घूमते थे, फिर उन्होंने विंग्स डेवलप किए वक्त के साथ और फिर उन्होंने उड़ना भी शुरू कर दिया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कनेक्टिंग लिंक है कि पहले जो है वो रेप्टाइल सिर्फ ज़मीन में घूमते थे, उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने विंग्स डेवलप करके उड़ना शुरू कर दिया। तो इस वजह से हम आर्कियोप्टेरिक्स को कंसिडर करते हैं अ लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। उसके बाद पूछे थे कि बता दें कॉजेस ऑफ मसल फटीग। तो जो पीसी का रीजनिंग वाला सवाल है कि हाउ डज मसल फटीग टेक्स प्लेस, शायद ये वाला सवाल था, उसके पार्ट 2 में वो मैंने वहाँ पे पूरा बताया था कि मसल फटीग कैसे होता है, क्यों होता है, तो किस तरह से होता है, वही उसकी कॉज है। एथलीट्स के अंदर या किसी भी ऐसे इंसान के अंदर जो एक्सेस यूटिलाइज़ करेगा मसल को, उसके अंदर क्या होगा कि एटीपी, जो मसल्स को अपनी कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी चाहिए होती है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। वो नॉर्मली एरोबिक रिस्पायरेशन से नहीं बनेगी, फिर वो एनारोबिक से बनेगी। एनारोबिक से बनेगी तो बाई प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से मसल फटीग होंगे। यही सारा रीज़न होता है इसका। उसके बाद फिर अगला सवाल है क्लीवेज किस तरह, वाई जो क्लीवेज होती है बर्ड्स के अंदर वो मीरोब्लास्टिक या डिस्कॉइडल क्यों कहलाती है। तो जो मैंने आपको पीसी का रीजनिंग कराया था पार्ट 1, उसमें सबसे पहला सवाल मैंने आपको डिटेल में सारा एक्सप्लेन किया था। आप लाजमी वहाँ से जाके वाली चीज़ देख लीजिएगा कि इसको हम इस तरह से क्यों कह रहे थे। मीरोब्लास्टिक का मतलब होता है इनकम्प्लीट क्लीवेज, यानी वो जिसमें एक सेल पूरा डिवाइड ना हो, तो बर्ड्स के अंदर इसी तरह से होता है। और डिस्कॉइडल मतलब कि सिर्फ एक रीजन, छोटा सा रीजन, वो जो होता है उससे डिवीजन होती है। तो क्योंकि इनमें इसी तरह की होती है इस वजह से इनकी क्लीवेज इसी तरह की होती है, इस वजह से इसको ये नाम दिए थे। मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था कौन सी चीज़ क्या होती है। उसके बाद अगला सवाल था कि प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो
प्लाज्मिड क्यों यूज़ करते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है उसके लिए हमें एक चीज़ चाहिए होती है वेक्टर। तो हम वेक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं प्लाज्मिड्स को। और क्यों यूज़ करते हैं वेक्टर के तौर पे? क्योंकि ये छोटे से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्टिकल्स होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर रखे हुए होते हैं, पड़े हुए होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो बैक्टीरिया का जो अपना न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियोइड होते हैं उसके, क्योंकि वो प्रोक्रियोटिक होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस तो नहीं होता, न्यूक्लियोइड्स होते हैं। तो वो जो न्यूक्लियोइड मटेरियल होता है उससे इंडिपेंडेंटली वो अपनी जो होती है रेप्लिकेट कर सकता है, उससे इंडिपेंडेंटली वो अपनी प्रोटीन्स बना सकता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। यानी अगर हम बैक्टीरिया का डीएनए लेते तो वो बैक्टीरिया की प्रोटीन्स बनाता है, यानी हार्मफुल होता है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है इसको ले लेते हैं, इसको यूटिलाइज़ कर, इसको फिर जेनेटिक इसमें जो है वो इंजीनियरिंग कर देते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देते हैं और फिर अपने हिसाब के प्रोडक्ट उसमें यूज़ करते हैं, अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज़ करते हैं या मैनिपुलेट कर लेते हैं। उसके बाद अगला सवाल था कि वाई इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों की जाती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो हमें चीज़ मिलती है उसको हम यूज़ करते हैं इस तरह के डिस्प्यूट को सेटल करने में, जैसे पेरेंटेज के, यानी किसका बच्चा है किसका नहीं है, ये अक्सर जानने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंट निकाल के देख लेते हैं। रिलेशनशिप्स के दरमियान कि किसका है किसका नहीं, वही वाली बात। फिर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कोई सस्पेक्टेड पर्सन है तो उसका जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंट हम निकाल के देख लेंगे। जो भी हमें क्रिमिनल की साइट ऑफ क्राइम से जो भी चीज़ हमें एविडेंस मिला तो उससे हम डीएनए फिंगरप्रिंट निकाल के दोनों को मैच कर लेंगे। तो इन सारी वजूहत की वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी कि जो प्रीनेटल डायग्नोसिस यानी बच्चे के पैदा होने से पहले ही हम कुछ जेनेटिक डिजीज़ को भी डायग्नोस कर सकते हैं इस मेथड के ज़रिए। तो इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरह से परफॉर्म की जाती है, तो ये वाले सवाल मैं आपको मॉडल पेपर में करवा चुकी हूँ। बाकी शॉर्ट में ये मैं आपको बता देती हूँ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब है कि डीएनए के अंदर जो कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होती हैं जो कि नॉन कोडिंग होती हैं, वो हर पर्सन की यूनिक होती है और वो उसने अपने माँ या बाप से इनहेरिट की हुई होती है। तो वो अगर जब हम उसकी सीक्वेंस निकाल के देखेंगे फिंगरप्रिंटिंग के मेथड से तो वो माँ या बाप से या दोनों से जो है वो मिलती जुलती हुई आती है। तो इस वजह से माँ या बाप से अपने ही किसी और सेल से मिलती जुलती हुई आती है। तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम जो है वो जो पेरेंटेज के मसले होते हैं वो सॉल्व करते हैं और क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे थे कि हाउ इज़ पार्किंसन डिजीज़ डिफरेंट फ्रॉम हंटिंगटन डिजीज़, और उसकी ट्रीटमेंट बता दें, यानी पार्किंसन डिजीज़ की ट्रीटमेंट बता दें। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंस का 3 पॉइंट्स निकाल लिए, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। दोनों बिल्कुल अलग कंडीशन है। पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है, जो बेजल गैंग्लिया होता है ब्रेन का, उसकी डिजनरेशन या वो डैमेज होने लग जाती है। बेजल गैंग्लिया क्या है? जो बेजल का वर्ड है, इसमें 2 वर्ड्स हैं। बेजल का वर्ड जो होता है वो रेफ़र करता है कि किसी भी चीज़ की बेस। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो फोर ब्रेन की बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। गैंग्लिया का मतलब है क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। तो ब्रेन के अंदर, अच्छा, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स आउटसाइड ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम से बाहर। तो आप सोच रहे होंगे तो फिर ये ब्रेन के अंदर कैसे है? अगर नर्वस सिस्टम से ही बाहर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही बाहर है, तो असल में होता है कि जो ब्रेन का अपना ग्रे मैटर, वाइट मैटर होता है उसके अंदर नहीं होता, उससे बाहर होता है, अलग से होता है। तो इसलिए वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग हो जाता है। तो वो कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग होते हैं, बाहर होते हैं और उनके दरमियान साइनेप्स हो रही होती है, वो गैंग्लिया कहलाते हैं। तो गैंग्लिया बेसिकली क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ पड़े हुए होंगे, उनके दरमियान न्यूरॉन की सेल बॉडी भी होगी, वो पड़े हुए होंगे, उनके दरमियान साइनेप्सिस हो रही होगी। तो वो एक रीजन होता है ब्रेन का जिसका काम होता है कि वो बॉडी में मोटर रिस्पॉन्सेज को देख रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। अगर इसमें मसला आ जाए तो बंदा जो है वो अपना मोटर रिस्पॉन्सेज यानी कि जो स्केलेटल मसल के रिस्पॉन्सेज हैं, हाथ पैर मूव करना या बॉडी में कहीं पे भी कोई भी स्केलेटल मसल मूव करना, तो वो ये सब रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। अगर इसमें मसला आएगा तो उसमें भी मसला आएगा, मोटर रिस्पॉन्स को जनरेट कराने में, लोकोमोशन में मसला आएगा। इसी तरह से यही मसला होता है पार्किंसन डिजीज़ में। अगर वो हिस्सा ब्रेन का डैमेज होना शुरू हो जाएगा तो पहले क्या होता है कि इसके सिम्टम्स अपेयर होने से पहले जो है वो इंसान के हाथ में जो है वो ट्रेमर, हाथ में या पैर में जो है वो झटका या फिर कपकपाहट महसूस होना शुरू हो जाती है, मतलब उससे अपेयर होने लगते हैं उसके सिम्टम्स। उसके बाद फिर इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो लेट लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। या तो बॉडी की सिर्फ एक साइड पे, एक हाथ या एक साइड के हाथ या पैर पे सिम्टम्स आएंगे, या दोनों साइड पे भी आ सकते हैं। और मसल्स जो होती हैं मतलब कमज़ोर होने लग जाती हैं, स्टिफनेस हो जाती है। और इंटेलेक्चुअल यानी कि सोचने समझने की थोड़ी सी सिलाई है तो वैसे ही जो होते हैं वो थोड़े से उसमें भी वीक होने लग जाते हैं। बोलते हुए उनको हेजिटेंट हो रहे होते हैं, अटक रहे होते हैं, स्लो हो जाती है स्पीच। इसी सारी चीज़ के कॉन्ट्रेरी अगर हम हंटिंगटन डिजीज़ को देखें तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन्स का मसला होता है। क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर जो अलील प्रेजेंट होती है
यानी कि पेयर ऑफ जीन्स होती हैं उसमें कोई डिफेक्ट होता है, वो मसला होता है। इसकी वजह से जो खैर इसके सिम्टम्स भी जो होते हैं बहुत ज़्यादा लेट अपेयर होते हैं 40 to 50 ईयर्स ऑफ लाइफ के बाद। और सिम्टम्स में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, साथ में जो होती है वो यानी वो मेंटली थोड़े से एबनॉर्मल होंगे और साथ में जो है उनके मसल्स एबनॉर्मल बिहेव करेंगे, एबनॉर्मल मूवमेंट होती है सॉरी मसल के अंदर। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको कि जो बेसल गैंग्लिया होता है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं वो डोपामीन होता है। तो अगर ये डीजेनरेट होगा तो डोपामीन के लेवल भी जो है वहाँ पे सही नहीं होंगे। तो अगर हम एक ऐसा ड्रग दें जो कि लियोडोपा जिसका नाम होता है लियोडोपा, वो बॉडी के अंदर जाके ब्रेन के अंदर डोपामीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से अगर हम लियोडोपा देंगे तो ब्रेन के अंदर डोपामीन की तरह काम करेगा और बॉडी काफ़ी हद तक जो है वो पार्किंसंस डिसीज़ में ये एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है। तो उन्होंने ट्रीटमेंट पूछी थी तो मैंने ट्रीटमेंट बता दी। बाकी इसकी ट्रीटमेंट जो होती है नहीं होती हंटिंगटन्स डिजीज़ की, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल था लास्ट रीजनिंग का कि हाउ डज ऑस्मोरेगुलेशन टेक प्लेस इन मरीन बोनी फिशेस। मरीन बोनी फिशेस या फिर मैककेरल का अगर पूछेंगे तो रीज़न मैंने आपको करवाया था मॉडल पेपर की रीजनिंग की पार्ट 1 वाली वीडियो में, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स जो आपने एक्सप्लेन करना है ये भी कंप्लीट नोट्स नहीं है, आप उससे देखेंगे सारे नोट्स प्रॉपर और उसको सही से एक्सप्लेन करेंगे कि क्योंकि आपने ये बात लाजमी बतानी है कि वो इन्वायरमेंट इनका किस तरह से होता है एक्सटर्नल और इंटरनल। उस हिसाब से कंटिन्यूसली वाटर ड्रिंक करते रहते हैं, एक्सेस सॉल्ट्स को जो होता है वो अपने गिल्स से रिमूव कर देते हैं एक्टिवली और फिल्ट्रेशन रेट को किडनी से डिक्रीज़ कर देते हैं, किडनी में डिक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे आके होता है रीजनिंग 2018 वाला पार्ट कंप्लीट, नॉन रीजनिंग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।